स्वागत करता हूँ आप सभी लोग अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो में जीएस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पे मैं चर्चा करूंगा जो हर पीसीएस एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साथ ही अदर एग्जामिनेशन में भी काफ़ी हेल्पफुल ये हो सकता है। तो आप सभी लोग जीएस से जुड़े इन प्रश्नों को बनाइएगा और साथ ही व्याख्या को भी सुनते रहिएगा। इसके साथ साथ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। दो ग्रुप है, दोनों को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब मैं शुरू करता हूं। पहला प्रश्न आपके सामने जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूछा है, सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी? मराठा भू राजस्व प्रथा से, या तालुकदारी प्रथा से, कुतुबशाही प्रशासन से, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं से? तो सरजमी प्रथा किससे संबंधित थी, आपको इसका आंसर बताना है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। सरजमी की जो प्रथा थी वो मराठा भू राजस्व से संबंधित प्रथा थी। इसको याद रखेंगे। मराठा जो जागीरदार थे उनको जो सरजमी भूमि थी उनको सिविल और सैन्य सेना के लिए प्रदान की जाती थी। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट पूछा गया है, भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की थी? तो 1612 का और कहीं कहीं 1613 का। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी गोवा में, बंगाल में हुगली है, अमरकोट में, या फिर सूरत में? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, सूरत में। ध्यान रखिएगा, पूर्वी भारत या दक्षिणी भारत में आप कहेंगे तो अंग्रेजों ने 1611 में मसूलीपट्टनम में अपनी पहली कोठी स्थापित की थी, जो कि आंध्र प्रदेश में उसमें था, मसूलीपट्टनम में। और 1613 में अंग्रेजों ने सूरत में स्थायी कोठी की स्थापना की थी और 1616 में डचों ने सूरत में ही स्थायी कोठी की स्थापना की थी। लेकिन कहीं कहीं 1612 भी दिख जाता है, तो आप लोग 1612 की जगह 1613 याद रखेंगे। पीवाईक्यू में, ये बीपीएससी में पूछा गया था 1612 दे करके। 1613 ज्यादा सटीक ईयर है। तीसरा क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? न्यायमूर्ति रानाडे ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, या फिर वासुदेव बलवंत फड़के ने, या फिर ज्योतिबा फुले ने? आपको इसका आंसर बताना है। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, वासुदेव बलवंत फड़के को याद रखेंगे। महाराष्ट्र में उन्होंने स्थापना किया था वर्ष 1879 में। 1879 में इस संस्था की स्थापना होती है और रामोसी के जो किसान थे वो जमींदारों के अत्याचार के विरोध में विद्रोह किया था। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया? सही जवाब बताइएगा। लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, या फिर लॉर्ड मिंटो ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को याद रखिएगा। 1878 का जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है वो 1882 में रिपन के द्वारा ही रद्द कर दिया गया था। 1878 में ये जो प्रेस एक्ट है वो लगाया गया था, जिसको आप कह सकते हैं कि काफी क्रूर ये प्रेस के लिए अधिनियम था और भारतीय समाचार पत्रों पर इसने बहुत ही कठोर प्रतिबंध लगा दिए थे, है ना। तो इस कारण से इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को याद रखिएगा, जिसको लिटन लगाता है और रिपन रद्द कर देता है। नेक्स्ट है, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी ने, जीडी कुमार ने, लाला हरदयाल ने, या फिर तारकनाथ दास ने? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तारकनाथ दास ने। तो तारकनाथ दास ने वैंकूवर में, ध्यान रखिएगा, वैंकूवर में ये अखबार शुरू किया था और सैन फ्रांसिस्को में तारकनाथ दास और रामनाथ पुरी और पांडुरंग ने 1907 में एक संस्था की स्थापना की थी जिसका नाम था हिंदुस्तान एसोसिएशन, है ना। तो इस हिंदुस्तान एसोसिएशन तो हिंदुस्तान एसोसिएशन की स्थापना जब की थी तो इस संगठन ने उर्दू में सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्रिका निकाली थी और इसी पत्रिका के बंद होने के पश्चात तारकनाथ दास ने वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान नामक अखबार निकालते हैं, है ना। तो सर्कुलर ए आज़ादी पहले इस संस्था के द्वारा निकाली गई थी, उसके बाद ये बंद हो जाता है, तब जाकर के फ्री हिंदुस्तान अखबार निकलता है। नेक्स्ट है, गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था? लाला हरदयाल की गिरफ्तारी, कामागाटा मारू घटना, प्रथम महायुद्ध, या फिर करतार सिंह सराभा को फांसी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, प्रथम विश्व युद्ध। तो गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था प्रथम विश्व युद्ध का शुरू हो जाना और विश्व युद्ध के शुरू होने पे गदर पार्टी के नेताओं ने भारत वापस आकर के विद्रोह को योजनाबद्ध तरीके से चलाने का फैसला लिया था और गदर पार्टी ने पहली बार गुरिल्ला गुरिल्ला पद्धति से भारत को स्वतंत्र करने की योजना इन्होंने बनाई थी और कामागाटा मारू घटना का जो इस्तेमाल था वो गदर पार्टी के सदस्यों ने ब्रिटेन विरोधी भावनाओं को जगाने का इस्तेमाल किया था।
नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके थे? कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, 1920 का बॉम्बे में होने वाला ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन अधिवेशन, 1918 में होने वाला प्रथम एयूपी किसान, या फिर 1938 में नागपुर का संयुक्त एआईटीयूसी और एटीयू सभा? उत्तर इसका बताइए। दरअसल इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन। तो इसी अधिवेशन में होम रूल के जो नेता थे उनका काफी ज्यादा बोलबाला रहा था, खास करके एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक की। तो 1916 का ये अधिवेशन याद रखिएगा, जिसमें होम रूल समर्थक अपने राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किए थे। और लखनऊ पैक्ट है ना, तो लखनऊ पैक्ट में होम रूल नेताओं का बहुत बड़ा योगदान था। नेक्स्ट है, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, या फिर वेलेंटाइन शिरोल? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, वेलेंटाइन शिरोल। तो इंडियन अर्नेस्ट पुस्तक के जो लेखक थे वो वेलेंटाइन शिरोल साहब थे। इसी पुस्तक में वेलेंटाइन शिरोल तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता भी कहा था, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। दादा भाई नौरोजी की जो पुस्तक थी वो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया था। एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था, और लाला लाजपत राय ने अगर देखें तो यंग इंडिया, हैप्पी इंडिया, इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया पुस्तक इन्होंने प्रकाशन किया था। नेक्स्ट है, 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? कृषक वर्ग ने, औद्योगिक कर्मी ने, जनता ने, या फिर मजदूर ने? इसका उत्तर बताइएगा। तो 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन में मजदूरों ने हिस्सा लिया था, इसको याद रखिएगा। 1917 में चंपारण में किसानों का आंदोलन रहा था, है ना। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूरों की समस्या को सुलझाने का गांधी जी ने प्रयास किया था। और अहमदाबाद में मिल मजदूर जो थे वो प्लेग बोनस को बनाए रखने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और गांधी जी के सहयोग से उनको सफलता मिली थी, और बाद में उनको 35% का बोनस मिला था। नेक्स्ट है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में शुरू हुआ था? लखनऊ, लाहौर, इलाहाबाद, या फिर कराची? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, इलाहाबाद। गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने की सलाह दी थी, और 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया था, और गांधी जी को आंदोलन की अगुवा करने की भी जिम्मेदारी दी थी। नेक्स्ट है, अवध में एका आंदोलन का उद्देश्य क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना, जमींदारों के अधिकारों की रक्षा करना, सत्याग्रह की समाप्ति, या फिर खरीफ और रबी के समय सरकार को लगान बराबर देना? उत्तर बताइए इसका। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सरकार को लगान देना बंद कर देना। तो अवध का जो एका आंदोलन था 1920 में मदारी पासा के नेतृत्व में लगान में बढ़ोतरी के खिलाफ हुआ था। जो अवध के आप देखें तो बाराबांकी, हरदोई, बहराइच, सीतापुर इत्यादि क्षेत्रों में विस्तृत हुआ था, है ना। और इस समय लगान की जो दर थी वो 50% तक बढ़ गई थी। इसी कारण से मदारी पासा के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया था, जरूर से याद रखिएगा। और 1922 में इस आंदोलन को दबा दिया गया था, कुचल दिया गया था, है ना। नेक्स्ट बनाइए, नाई धोबी बंद सामाजिक बॉयकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों के द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। साधुओं के द्वारा चलाया गया आंदोलन जिससे निम्न जाति के लोगों का उद्धार हो सके। जमींदारों के द्वारा गांव के निम्न जाति के द्वारा ठेकेदारों के विरुद्ध उठाया गया कदम, या फिर ऑप्शन डी है, निम्न जाति के द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध उठाया गया कदम? उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसानों के द्वारा जो था वो प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था, जरूर से याद रखिएगा। और इसमें जमींदारों और तालुकदारों का सामाजिक बहिष्कार किया गया था किसानों के द्वारा। नेक्स्ट है, आईएनए किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की थी? बताइए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कैप्टन मोहन सिंह। तो आईएनए दरअसल कैप्टन मोहन सिंह के मन में ही आया था, और वो उस समय आजाद हिंद फौज के संस्थापक सेनापति थे। जापानी अफसर का नाम था मेजर फूजीहारा, मेजर फूजीहारा। और एक सिख साधु थे ज्ञानी प्रीतम सिंह, ज्ञानी प्रीतम सिंह। तो इन दोनों की सलाह पे ही मोहन सिंह ने सिंगापुर कब्जे के बाद जो बनाए गए 40,000 के आसपास में जो युद्धबंदी थे उनको लेकर के आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य था ब्रिटेन से भारत को मुक्ति दिलाना। नेक्स्ट है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? सही जवाब बताइए। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए,
कार्यकारिणी कमेटी 1937। तो इसको जरूर से याद रखिएगा। और इस समय चुनाव भी हुआ था, इसी कारण से कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो में भी था। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था, उत्तर बताइए। इसका उत्तर है ऑप्शन बी, 1820 में ये जनजातीय विद्रोह शुरू किया गया था। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था, इजारेदारी, तिनकठिया, जिनमीस या फिर कोई भी नहीं। तो चंपारण जो सत्याग्रह था वो तीन कठिया था, जिसमें भूमि के 3 भाग में या 3/20 भाग में, है ना, 1 बीघा में 3 कट्ठा में जो नील की खेती थी वो करना पड़ता था। तो 3/20 जो जमीन है, तो भूमि के 3/20 भाग में नील की खेती करना अंग्रेजों ने अनिवार्य कर दिया था, जिसका विरोध किसानों के द्वारा किया गया, जिसका नेतृत्व जो है वो गांधी जी के द्वारा किया गया था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है, संथाल से, कच्छ नागा से, कोल से, बिरसा मुंडा से। बहुत आसान है, बिरसा मुंडा से ये मुंडा विद्रोह जुड़ा हुआ है। मौना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का, प्रसुप्त ज्वालामुखी का, निर्वपीत ज्वालामुखी का या फिर ज्वालामुखी क्षेत्र में पठार का। तो ये भी अच्छा सवाल है और भूगोल का सवाल पूछा गया आप लोगों से। मौना लोआ का जरा बताइएगा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो मौना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप जो कि अमेरिका के अंतर्गत है, तो वहां पे ये सक्रिय ज्वालामुखी है, जिसमें प्रायः विस्फोट होते ही रहता है ना। इसका मुख हमेशा खुला रहता है, जिसके कारण समय समय पे इसमें लावा का, धुआं का या फिर ज्वालामुखी से निषिद्ध अन्य पदार्थ निकलते रहते हैं। 19वां सवाल पूछा गया, अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है। तो असत्य बताना है, ये वैसी शैलें हैं जिनकी संरचना ताप और दाब पर निर्भर करती है, ये शैलें क्रिस्टलीय हैं, ये स्तरों में निक्षेपित है, या फिर ये शैलें जल में निर्मित नहीं हो सकती। तो असत्य पूछा गया, गलत पूछा गया। सही जवाब इसका ऑप्शन डी, ये शैलें जल में निर्मित नहीं होती, जल में होती है ना। इसी कारण से ये विकल्प गलत हो गया। नेक्स्ट, टीन मिलता है प्लेसर निक्षेप में, कयांतरित शैलों में, अल्पशिलिक आग्नेय में या फिर इन सभी में। उत्तर इसका ऑप्शन है प्लेसर निक्षेप में, है ना। तो प्लेसर निक्षेप में दरअसल सोना, चांदी, टीन, प्लेटिनम इत्यादि खनिज जो है वो मिलता है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है मध्यम भूमि का, मध्यम भूमि स्थिति का, अंतर पर्वतीय स्थिति का, गिरिपाद स्थिति का या फिर अन्य समुद्री स्थिति का। उत्तर बताइए इसका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गिरिपाद स्थिति का। मतलब हो गया कि जो फुटहिल होता है ना, तो शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में जो भाबर क्षेत्र है वो दरअसल शिवालिक के फुटहिल यानी कि गिरिपाद स्थिति का है, जो एकदम से पर्वत के फुटहिल में है। तो ये दरअसल भाबर क्षेत्र हो जाता है ना। तो भाबर की जो स्थिति है वो गिरिपदीय स्थिति है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट मुलाकात होगी अगले वीडियो में, फिर मिलूंगा आप लोगों से पॉलिटी के सवालों के साथ, भूगोल के सवालों के साथ। तो वेट कीजिएगा, तब तक बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।